एक माँ का कर्ज या फर्ज। आखिर क्यों लवली की माँ ने अपनी ही शादीशुदा बेटी को लगाया जोरदार तमाचा। कामिनी जी की बहू अपनी सास को क्यों भेजना चाहती थी वृद्धाश्रम। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि लवली के घर की चाय पीते ही उसकी सहेलियों ने थूक दिया। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष नहीं मित्रों, आज आपको ही ये बताना होगा कि यह किस तरह की कहानी लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ का कर्ज या फर्ज। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें, जिससे कि मुझे यह पता चल सके कि आपको कहानी पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए जानने के लिए सुनते हैं पूरी कहानी। रसोई घर से खटपट की आवाज़ आ रही थी, जिससे राजन की नींद खुल गई और वह अपनी पत्नी लवली से बोला, सुनो ना, जरा जाकर देखो तो इतनी सुबह सुबह माँ रसोई घर में क्या कर रही है। 2 बार बोलने पर भी जब लवली नहीं उठी तो वह स्वयं ही उठने लगा। जैसे ही राजन उठने लगा तभी लवली बोली, अरे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब ही अपनी और मेरी दोनों की नींद खराब कर रहे हो। माँ जी होंगी, अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होंगी और रोज अपनी वजह से हमारी नींद खराब कर देती हैं। यार, तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया करो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। हमारी पूरी नींद खराब कर दी। इन्हें कुछ काम वाम तो है नहीं, बस अगर घर का कुछ काम कह दो तो इन्हें घुटनों में दर्द होने लगता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती हैं, तब नहीं होता घुटनों का दर्द इन्हें। इनकी वजह से हमें नींद आए या न आए, इससे भला इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहो, ऊपर से चैन से सोने देने में भी आफत कर देती हैं। लवली सुबह सुबह बड़बड़ करती हुई अपनी सासू माँ कामिनी जी को कोसना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर राजन को बुरा लग रहा था। तभी राजन ने कहा, अरे लवली, तुम भी जानती हो कि माँ को गठिया की बीमारी है, और तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि डॉक्टर ने उन्हें टहलने के लिए कहा है। और वैसे भी घर में इतना भी काम नहीं होता जितना तुम हर समय बोलती रहती हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है, उसमें भी साफ सफाई करने के लिए काम वाली आती है, और बर्तन कपड़े धोने के लिए भी तुमने अलग से काम वाली लगा कर रखी हुई है। सिर्फ खाना पकाने का काम होता है तुम्हें, और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद करती है। सब्जियों को साफ करने से लेकर उसे छीलने काटने जैसे काम भी तो तुम्हें करने भी नहीं पड़ते हैं। फिर भी न जाने क्यों तुम पूरा दिन काम काम की रट लगाए रहती हो। अपनी माँ का पक्ष लेते देखकर लवली और अधिक क्रोध में भरते हुए बोली, अच्छा जी, तुम तो खा पी करके ऑफिस के लिए निकल जाते हो, और तुम्हारे पीछे घर का इतना सारा काम होता है कि करते करते मैं बुरी तरह थक जाती हूँ। और माँ जी को तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ ही रहती हैं, उनके पैर घर में टिकते ही कब हैं। शाम हुई नहीं कि सत्संग सुनने मंदिर चली जाती हैं, घर पर तो उनका मन लगता ही नहीं। अरे अब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है तो उन्हें वृद्धाश्रम ही भेज दो, उन्हें भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। यह सुनते ही राजन गुस्से में भरते हुए चीख कर बोला, लवली, आज तो तुमने यह बात कह दी, लेकिन आगे कभी भी भूल से भी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी।
उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे राजन की माँ कामिनी जी यह सब बातें सुन लेती हैं और अपनी बहू के विचार अपने प्रति जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ कहना उचित नहीं समझा और पार्क में चली गई। वापस आकर उन्होंने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद कामिनी जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने, छीलने और साफ करने के लिए बैठ गई। तभी वहाँ लवली आ गई। वह अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली थी और बोली, माँ जी, मैं जरा अपनी सहेली नायिका के साथ बाजार जा रही हूँ। यह सुनकर कामिनी जी लवली से बोली, बहू, वो मेरा चश्मा टूट गया है। अब राजन से क्या कहूँ? वह तो सुबह जाता है और रात को घर लौटता है, और तुम बाजार जा रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाओ बेटा। यह सुनकर लवली बोली, माँ जी, इस महीने खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग भी करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। वैसे भी आपको कौन सा नौकरी पर जाना है कि बिना चश्मे के बिना आपका गुजारा ही नहीं होगा। अगले महीने आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। कामिनी जी मन महसूस कर रह जाती हैं और बोली, ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। लवली अपनी सास को सुनाने के बाद अब सुकून महसूस कर रही थी और मुस्कुराते हुए अपना पर्स उठाकर चली जाती है। उधर चश्मे के बिना अर्चना जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। उसके बिना उन्हें ठीक से दिखाई तक नहीं देता था। लवली अपनी सास कामिनी जी को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अब तो उसकी हर सुबह और शाम इसी तरह गुजरने लगी। सच पूछो तो लवली ऐसी थी नहीं, पर उस पर अपनी तथा अत्यधिक मॉडर्न सहेलियों का ही प्रभाव था। उसकी अधिकतर सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बना ली थी, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उन लोगों की देखा देखी लवली भी अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने का मन बना चुकी थी। जब देखो लवली फ़ोन पर ही चिपकी रहती, कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराई करती तो कभी अपनी माँ के साथ घर का सारा हालचाल बताती है। एक दिन जब लवली अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें कामिनी जी को भी सुनाई पड़ी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास गई और बोली, बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि कभी भी अपने ससुराल की सारी बातें मायके वालों को बताना अच्छी बात नहीं होती। इतना सुनते ही लवली एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, माँ जी, आपको जरा से भी तमीज़ है या नहीं है? आप कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो आपको सिखाना पड़ेगा। आप छिप छिप कर किसी की बातें सुना करती हैं। अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? लवली के इस तरह के व्यवहार से कामिनी जी एकदम सन्न रह गई, लेकिन कहती भी तो क्या। बहू रानी तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी और बेटे को वह परेशान करना नहीं चाहती थी। इसलिए वे बेचारी चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन लवली चुप रहने वाली कहाँ थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही राजन कमरे में आया तब लवली चिढ़कर बोली, अरे, अपनी माँ के रहते हुए तो मेरा जीवन ही हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं इस घर में। किसी से फ़ोन पर बात तक नहीं कर सकती। जब देखो छोटी छोटी सी बातों पर लेक्चर सुनाने चली आती हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, पर मजाल है कि तुम्हारे कान पर जूं तक रेंग जाए। अरे, वृद्धाश्रम तो इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही तो बना है, पर तुम हमारी बात सुनो तब ना।
वहाँ तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका दिल भी लगा रहेगा, पर नहीं, तुम्हें न जाने क्या परेशानी है। यह सुनकर राजन बोला, लवली, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने बड़े बुजुर्ग अगर हमें कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर है। और एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी भी किसी भी कीमत पर वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती हो कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका यदि ध्यान भी ना रख सकूं तो मेरे बेटे होने पर लानत है। लवली क्रोध में भरकर बोली, बस, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर राजन ने कहा, लवली, तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मुझे कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है। पिताजी के न रहने के कारण उन्हें कितने संघर्ष करने पड़े हैं, कितना कष्ट उठाया है उन्होंने। मेरी माँ खुद भूखे रही पर हमेशा मुझे भर पेट खिलाया है। तुम्हें पता है, उस समय मैं केवल 8 साल का था जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने घर से ही टिफ़िन सर्विस और सिलाई का काम शुरू कर दिया, और शाम को भी जो थोड़ा समय उनके पास बचता था ना, उस समय में वे मुझे पढ़ाने के साथ साथ ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए मेरी माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, जिसके कारण मैं आज इज्जत भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। भले ही मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक मांग को पूरा करने में वे अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। और तुम कहती हो कि ऐसी माँ को मैं वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ? यह कहते कहते राजन के नेत्र आंसुओं से सराबोर हो गए, और वह आज स्वयं को रोने से बचा न सका और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, लवली, ध्यान रखो, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, परंतु अपनी माँ को कभी 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 भी नहीं। राजन की बातें सुनकर लवली भी उस समय शांत हो गई, और उसके बाद कुछ दिनों तक घर का माहौल ठीक रहा। परंतु धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर से लवली का वही रट, जिसके कारण राजन फिर से परेशान रहने लगा। उसके सारे ही प्रयास विफल हो रहे थे। आखिर वह लवली को कैसे समझाए, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन लवली ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आज मैंने अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाया है, तो आप एक काम कीजिए, आप तो स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आपको ही मेरी सहेलियों के लिए चाय और स्नैक्स बनाने हैं। कामिनी जी के घुटनों में आज बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वे अपने बहू की बात को टालना नहीं चाहती थी। इसलिए वे उसकी बात मानकर दोपहर से ही तैयारी में अकेले ही लगी रही। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के शेफ भी क्या ऐसा नाश्ता बनाएंगे। लवली की सहेलियों के आने से पहले ही लवली की सास कामिनी जी लगभग सारे ही काम निपटा चुकी थी। तभी लवली अंदर आई और पूछने लगी कि माँ जी, अभी और कितना समय लगेगा आपको? क्योंकि मेरी सहेलियाँ तो अभी पहुँचने वाली ही होंगी। कामिनी जी ने बताया कि बहू, काफ़ी सारा काम तो हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियाँ आ जाएंगी तब मैं चाय भी बना दूंगी। तभी उसी समय दरवाजे की बेल बजी। लवली ने बोला, माँ जी, एक काम कीजिए कि आप फटाफट ना चाय बनाने के लिए रख दीजिए। और जल्दबाजी में लवली ने चीनी की जगह नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा कर जाते हुए बोली, माँ जी, आप जल्दी से काम निपटाएं। और ऐसा कहकर लवली घर का दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई।
कामिनी जी की नज़र कमज़ोर होने और चश्मा न लगाए होने के कारण कामिनी जी को नमक और चीनी में फ़र्क पता ही नहीं चला और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी लवली अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आ गई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद लवली कामिनी जी के द्वारा बनाए गए स्नैक्स को सबके लिए रसोई घर में से लेकर आ गई। तो ऐसे दिखा रही थी कि मानो सारे स्नैक्स उसने स्वयं ही बनाया हो। सब लोग बड़े चटकारे ले लेकर स्नैक्स खाने लगे और हंसी खुशी मस्ती मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी। कामिनी जी गर्मा गर्म चाय लेकर आई और मेहमानों को सर्व करने लगी। कामिनी जी की सारी सहेलियों लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थी और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे लवली, यह स्नैक तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, पकौड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज पहली बार खाए हैं। तभी एक और सहेली ने कहा, यह तो बताओ कि यह सब बनाना तुमने सीखा कहाँ से? इससे पहले कि कामिनी जी कुछ कहती, तभी लवली कहने लगी, अरे यार, इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ। तुम बस स्नैक्स खाओ और एंजॉय करो। और केवल स्नैक्स ही क्यों, तुम अपनी सहेली की हाथ की बनी हुई चाय का भी आनंद लो और बताओ कैसी बनी है। लवली ने कहा तो उसकी सहेलियों ने बड़े ही उत्साह के साथ चाय पीने के लिए उठाया। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सब के सब का मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां तो वॉश बेसिन में जाकर अपना मुंह साफ करने लगी, तो वहीं कुछ सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय नहीं पी थी, उन्होंने चाय को वापस रख दिया। उनकी हालत देखकर लवली को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तभी उसने तुरंत ही चाय उठाकर थोड़ी सी पीकर देखती है तो जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे रे माँ जी, यह क्या कर दिया आपने? चाय में भला नमक कौन डालता है? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं चीनी डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए। आपको तो बिल्कुल भी अक्ल ही नहीं है। तभी लवली की सारी सहेलियों ने एक साथ बोला, अरे लवली, तुम तो कह रही थी कि स्नैक्स और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तो तुमने ही डाला होगा ना? तभी कामिनी जी ने विनम्र भाव से बहू की सहेलियों को बताया कि बेटा, गलती तो मुझसे ही हुई है। चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नज़र ना आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से डल गया। मुझे माफ़ करना बेटा। तभी लवली की एक सहेली, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, उठकर कामिनी जी के पास आई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप तो हम लोगों से बड़ी हैं, तो प्लीज़ माफ़ी न मांगिए ना। ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हम सभी से हो ही जाती है। उसके बाद लवली ने उन्हें कुछ न कहना ही उचित समझा। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गई, उसके बाद लवली ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और कामिनी जी से चीख चीख कर कहने लगी कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या हैं? क्यों मुझे इस तरह परेशान करती रहती हैं? अपनी सहेलियों के लिए मैंने आपसे थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया? आपने तो पूरे नमक का डब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर कुछ बनाना ही नहीं था ठीक से तो कह देती ना मुझसे। लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत थी आपको? बेचारी कामिनी जी बिल्कुल सहमी खड़ी थी और लवली उन पर लगातार चीखे जा रही थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, बहू, मैं
मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक और स्वादिष्ट ही बनाया था, और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तो तुमने ही मेरे हाथ थमाया था, यह कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं, आप जल्दी से चाय बना दो। अब यदि मुझसे वह नमक चाय में डल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था। अभी यह शोरगुल घर में चल ही रहा था कि तभी राजन भी ऑफिस से आ गया, और अपनी पत्नी को इससे इतने गुस्से में देखकर पूछने पर सारी बातों का पता चला। तब राजन बोला, लवली, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए था ना, कि अब माँ की उम्र हो चली है तो कम से कम काम में उनका हाथ तो बटा ही सकती हो। और माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाकर काम करती हैं? आपको पता है ना कि जब भी आप चश्मा नहीं लगाती हैं तो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता है। मुझे बताइए, आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है? मैं अभी ला कर देता हूँ। तभी कामिनी जी बोली, बेटा, सच बताऊँ तो मेरा चश्मा काफ़ी समय पहले से ही टूटा हुआ है, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाती हूँ, और मुझसे कोई न कोई गलती हो ही जाती है। मैं भी क्या करूँ बेटा, जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया। राजन बोला, वाह माँ, आप भी कमाल करती हैं, हद है मतलब। आपका चश्मा जब काफ़ी पहले से टूटा हुआ है तो आपने मुझसे बताया क्यों नहीं? फिर कामिनी जी ने कहा, बेटा, मैंने तो बहू से कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर बात टाल दी कि इस बार खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है तो पैसा ख़त्म हो गया है, अगले महीने वह मेरा चश्मा ठीक करवा देगी। यह बात सुनकर राजन ने लवली की ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो लवली थोड़ा हकला कर अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ 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 हाँ, तो क्या क्या हुआ? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ, भूल गई इनका चश्मा बनवाना। फिर राजन ने चिढ़कर कहा, लवली, जैसे तुम इंसान हो ना, इंसान होकर गलती कर सकती हो, वैसे ही मेरी माँ भी इंसान ही है, और छोटी छोटी सी गलती पर तो उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई छोटी गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सच बताऊं, तुम्हारे रोज रोज के ऐसे व्यवहार से तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। राजन की इतनी बात सुनकर लवली का गुस्सा और बढ़ गया और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ ही सही लगती है। मैं तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं, और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा कोई अस्तित्व ही है। मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सही, ठीक है, अब मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही तुम्हारे इस घर से मुझे अब कुछ लेना देना ही है। ऐसा कहते हुए लवली क्रोध में भरकर अपना पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैग निकालकर अपने और अपने बेटे का कपड़ा पैक करने लगी। तभी कामिनी जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर लवली से माफ़ी मांगने लगी। वे उससे बार बार विनती करने लगी कहने लगी कि बहू, मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी प्लीज़ मत खराब करो। अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्धाश्रम चली जाऊँगी, पर तुम मत जाओ बेटी। उसी समय राजन वहाँ आ गया और बोला, नहीं माँ, आप इसके सामने हाथ मत जोड़िए, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप इस घर से कहीं भी नहीं जाएंगी। बस यदि इसको आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो यह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब इस रोज़ रोज़ के झगड़े से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। लवली ने अपना सामान पैक कर लिया और जैसे ही जाने लगी तभी राजन की ओर देखते हुए उससे बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देना, तभी मैं वापस आऊँगी, वरना मैं यहाँ कभी भी लौट कर नहीं आने वाली हूँ। ऐसा कहकर वह अपने मायके चली गई, लेकिन राजन ने उसे रोकने की
बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह इस समस्या का समाधान चाहता था। आज घर में जो कुछ भी ड्रामा हुआ था, वह सब देखकर कामिनी जी बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित थी। फिर राजन के पास जाकर बोली, देखो बेटा, तुम बहुत समझदार हो मेरे बच्चे। तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे परेशानियां ख़त्म होने के बजाय और बढ़ जाए। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम लोगों की गृहस्थी खराब हो जाए, इसलिए मैं कल ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। बेटा, फिर तुम बहू को लेकर घर वापस आ जाना। राजन ने कहा, माँ, गृहस्थी की गाड़ी कभी भी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दोनों लोगों का बराबर का भाग होता है। लेकिन यहाँ तो आपकी बहू रानी किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती हैं, तो मैं भी अकेले क्या करूं? अब तो उसे उसकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहीं पर फ़ोन लगाया और उधर लवली जब अपने ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसके माता पिता को उसकी बड़ी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। 1-2 दिन तो उसकी भाभी ने भी उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब लवली अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने के प्लेट देखते ही लवली के पिता ने अपनी बहू से कहा कि बहू, आज तो सब्जी में बहुत ही ज़्यादा तेल है। तुम्हें तो मालूम ही है ना कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसलिए बेटा तेल थोड़ा कम डाला करो। इतना सुनते ही उसकी भाभी गुस्से में कहने लगी कि पिताजी, यह तो आपको रोज़ रोज़ टोका टाकी करने का नियम ही बना लिया है। यह तो आपका रोज़ का काम है। कभी आपको सब्जी में तेल ज़्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर, कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हैं। सच में मैं तो परेशान ही हो गई हूँ आपके इस रोज़ रोज़ के ड्रामे से। इस घर में रोज़ रोज़ रात दिन काम करती रहती हूँ, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। अब बस भी कीजिए। और तभी लवली की तरफ देखते हुए उसकी भाभी ने आगे कहा, आए दिन जब देखो तब घर में कोई न कोई मेहमान आ ही जाता है, तो उसकी भी खातिरदारी का जिम्मा भी मेरे ही सर पर ही आ जाता है। न तो मुझे यहाँ कोई प्राइवेसी मिल पाती है और न ही अपने हिसाब से जी पाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ऐसा है कि अब मुझसे नहीं होती आप लोगों की खातिरदारी, समझे? आप लोग मेरी अपनी भी ज़िंदगी है जिसे मैं भी आराम से जीना चाहती हूँ। थक गई हूँ सारा दिन आप सबकी नौकरी करते करते। अब माफ़ करो मुझे। अब तो मुझे आप लोगों से अलग रहना ही है बस। लवली अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर बोली, भाभी, जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? तभी उसकी भाभी बोली, दीदी, आप तो रहने ही दीजिए। आपको हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे परिवार का मामला है, बाहर वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर देखिए। आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहिए, समझी? ये सुनते ही फिर लवली गुस्से से बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? क्या आपको यह याद दिलाना पड़ेगा कि इस घर की बेटी हूँ मैं? मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। तभी उसकी भाभी चीख कर बोली, जी नहीं दीदी, यह आपका घर नहीं है। आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठी हैं मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए। अपनी भाभी को ऐसा बोलते देख लवली तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए लवली बोली, पर भाभी, आखिर पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई और अब अलग रहने की बात भी कर रही हैं?
मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप तो कभी ऐसी नहीं थी। आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती थी और माँ पापा दोनों की बहुत इज्जत भी देती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी लवली की भाभी बोली, क्यों, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई भी लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहती। तभी सभी लड़कियां अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहती हैं, अपना अलग घर परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपना पति तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता नहीं, जिन्होंने उसे पैदा किया, उसको बुलंदियों तक पहुंचाया, उन्हीं की सेवा करना नहीं चाहती। तो मैं क्यों करूं? वैसे भी ज़्यादा दूर क्यों जाना? आप अपने ससुराल में ही देख लीजिए। आपकी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में आपका हाथ बटाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी सास को आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको अपने घर में वे इतनी खटकती हैं कि आप अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की जिद लेकर यहाँ मायके में आकर बैठ गई हैं। जब आप खुद अपनी इतनी अच्छी सासू माँ से मुक्ति पाना चाहती हैं, तो फिर आप यह सब मुझसे कैसे कह सकती हैं? एक बार अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए न दीदी। अपनी भाभी की यह बातें सुनकर लवली की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा गाल पर जड़ दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर लवली हैरान रह गई और बोली, माँ, आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं और आप मुझे थप्पड़ लगा रही हैं, मुझे, अपनी बेटी को। तभी उसकी माँ गुस्से में बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्धाश्रम तक भेजने को तैयार हो, तब तुम्हारे यह विचार कहाँ जाते हैं? जिस इंसान के पैसे से तुम ऐश करती हो, उसी को जन्म देने वाली माँ को डांट फटकार करती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता है कि सास भी तो माँ के समान होती है? तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो। लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया, तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ पापा के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही लवली की नज़र शर्म से झुक गई। उन्होंने आगे कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसे नहीं थी। मैंने कभी तुझे ऐसी गलत सलाह नहीं दी, लेकिन आज तुमने जो हरकत की है, उसके कारण हमारी परवरिश पर भी गलत सवाल उठ रहे हैं। क्या सोचते होंगे तेरे ससुराल वाले? वे तो यही सोचेंगे ना कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की सलाह दी होगी, गलत बातें सिखाती होंगी। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह हम लोगों के साथ बात करते हुए देखा है? अरे, वह तो कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती हम लोगों के साथ, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुन लवली को एहसास हुआ कि जो कुछ भी वह अपनी सास के साथ कर रही थी, उसके कारण ही उसके माँ पापा भी यही सब झेल रहे हैं। आखिर एक इंसान जो भी करता है वही उसके सामने आता है। यही तो कुदरत का अटल सत्य है। कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बहुत देर तक वह सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही लवली ने
अपना सारा सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था। जैसे ही लवली अपने ससुराल वापस पहुंची तो कामिनी जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, लवली उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंध गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफ़ी मांगते देख कामिनी जी ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। फिर लवली बोली, मैंने आपको कितना कुछ सुनाया, लेकिन आपने पल भर में मुझे माफ़ कर दिया। वह अपनी सासू माँ को गले लगाकर खूब रोई। कामिनी जी ने अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे और उसे चुप कराया, लेकिन कामिनी जी को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर 2 ही दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जो लवली उल्टे पांव वापस घर आ गई और रोते हुए उसने माफ़ी भी मांगी। राजन, जो कि ऑफिस के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, लवली की आवाज़ सुनकर बाहर निकला और सास बहू को इस तरह गले लगते देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वह तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें बहुत सारा धन्यवाद अदा करते हुए बोला, माँ जी, अगर सभी माता पिता अपने बच्चों की गलत हरकतों पर उनका साथ न देते हुए इसी तरह सही रास्ते पर लेकर आएं, तो कोई घर परिवार कभी भी नहीं उजड़ेगा। कहते हुए राजन की आंखों में आंसू आ गए। असल में हुआ ये था कि जिस दिन लवली राजन से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन राजन ने अपने सासू माँ को फ़ोन करके सारा किस्सा बताकर इस मामले में उनकी मदद भी मांगी थी। लवली की माँ अपने दामाद और समधन जी को दोनों को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आज जो कुछ भी लवली के मायके में हुआ था, यह सब सोची समझी साजिश थी। लवली के माता पिता और भाभी ने का सोचा समझा नाटक था, जिससे वह लवली को सही रास्ते पर ला सकें। इसका परिणाम यह हुआ कि आज लवली बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही है और कामिनी जी के साथ खूब हंसती बोलती है। आज जब राजन घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के स्थान पर हंसी ठिठोली की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। यह नज़ारा देखकर राजन सोचने लगा कि यदि लवली की माँ की तरह ही सभी माता पिता समझदारी से काम ले लें तो घर उजड़ने से बच जाएंगे। इस तरह हर घर खुशहाल होगा। किसी के भी माता पिता वृद्धाश्रम से दूर अपने ही घर में खुशहाल रह पाएंगे। मित्रों, इस विषय में आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। मित्रों, यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में आप अपना और अपनी जगह का नाम अवश्य लिखें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बाय बाय। धन्यवाद।